अंजू एक कॉलेज में इंग्लिश की लेक्चरर थी। उस दिन जैसे ही वो कॉलेज पहुंची तो उसने देखा कि सभी झुंड बनाकर किसी के मोबाइल पर कुछ देख रहे हैं। सबको एक साथ इस तरह इंटरेस्ट लेते हुए देखकर उसके मन में भी उत्सुकता जगी। उसने दूर से ही ऊंची आवाज में पूछा, इतनी दिलचस्पी के साथ क्या देखा जा रहा है? उनमें से किसी एक ने जवाब दिया, किसी कवि मिथिलेश कुमार की तस्वीर वायरल हो रही है, देखिए कैसे भिखारियों के बीच बैठा है। मिथिलेश कुमार का नाम सुनते ही अंजू के कान खड़े हो गए। उसने मोबाइल पर तस्वीर देखी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मिथिलेश किसी जमाने में जाना माना कवि और पत्रकार हुआ करता था। भले ही उसने ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन जितना लिखा था वो दिल छूने वाला था। वायरल होती तस्वीर में वो सड़क किनारे भिखारियों के बीच बैठा दिखाई दे रहा था। हालांकि उसने साफ सुथरे कपड़े भी पहने थे और बाल भी तरीके से बना रखे थे, पर इतनी गर्मी में भी गले में हरे रंग का मफलर, सिर पर टोपी और पांव में गर्म जूते उसकी दिमागी हालत बयां करने के लिए काफी थे। उसके चेहरे को देखने पर साफ नजर आ रहा था कि उसे इस बात की कोई खबर ही नहीं थी कि वो कहां है। अंजू ने तस्वीर के नीचे खबर पढ़ी तो लिखा था कि कवि मिथिलेश कुमार की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसके घर वालों का कहना था कि वो रोज सुबह नहा धोकर घर से निकल जाता है और इसी तरह भिखारियों के बीच में जाकर बैठ जाता है। हालांकि जब लोग कुछ खाने को देते हैं या पैसे पकड़ाते हैं तो वो नहीं लेता। कोई नहीं जानता कि उसे आखिर चाहिए क्या। अंजू खबर पढ़ते ही बेचैन हो गई। अभी कुछ दिन पहले ही तो उसने मिथिलेश को याद किया था, जब किताबों की अलमारी ठीक करते हुए उसके हाथ मिथिलेश की लिखी एक कविता लगी थी। उसके बाद तो उसका मन भी मिथिलेश का हालचाल जानने के लिए मचलने लगा था। वो अपने पिता से पूछना चाहती थी, मगर संकोच से पूछ नहीं पाई। उसे कुछ साल पहले की वो घटना याद हो आई। अंजू के पापा एक हिंदी अखबार में काम करते थे। वहीं मिथिलेश का आना जाना था। एक दिन वे अचानक मिथिलेश को घर ले आए और कहा, आज से ये छत पर बनी हमारी बरसाती में रहेंगे। अंजू को यह बात सुनकर गुस्सा आ गया। वैसे तो उसका अपना अलग कमरा था, मगर जब घर वालों से थोड़ा स्पेस चाहिए होता था तो वो इसी बरसाती में आकर कुछ समय बिताती थी। उसने पापा से अपनी नाराजगी दिखाते हुए कहा, आप ऐसे ही किसी को भी हमारे घर में कैसे रहने दे सकते हैं? अंजू के पापा ने उसे चुप कराते हुए कहा, मानवता भी कोई चीज होती है, अभी इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। अंजू को अपने पापा से पता चला कि मिथिलेश मस्त मौला टाइप का आदमी है। पैसों का ज्यादा मोह नहीं है। जब जरूरत होती है 2-4 आर्टिकल्स इधर उधर लिख देता है या किसी कवि सम्मेलन का हिस्सा बन जाता है। स्वभाव से वो काफी मिलनसार है। इसी वजह से लोग उसे अपने घर में रहने की जगह दे देते थे, पर वो कभी 1 साल से ज्यादा किसी के घर पर रहता नहीं था। जिस दिन मिथिलेश अपना सामान लेकर आया, अंजू अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकली। उस वक्त मिथिलेश की उम्र कोई 45 वर्ष के आसपास रही होगी। अंजू तब कॉलेज में लेक्चरर बनने की तैयारी कर रही थी। रात को जब अंजू के पापा ने मिथिलेश को अपने साथ डिनर के लिए बुलाया, तब मिथिलेश ने कहा था, माफ करना अंजू, मुझे नहीं पता था कि वो बरसाती तुम्हारे लिए इतना मायने रखती है। पहले पता होता तो मैं यहां आता ही नहीं। अंजू को यह सोचकर ही गुस्सा आ रहा था कि उसके पापा ने ये बात भी उसको बता दी। कुछ दिनों बाद अंजू जब अपनी क्लास से लौट रही थी तो उसने देखा कि मिथिलेश पास के छोटे बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें एटलस में दुनिया भर की जगह दिखा रहा था। अंजू को देखते ही मिथिलेश मुस्कुरा दिया। अंजू भी मुस्कुराकर चुपचाप अंदर चली गई। फिर एक दिन अंजू छत पर कपड़े डालने गई। मिथिलेश उस वक्त घर पर नहीं था। बरसाती का दरवाजा खुला था। उसने अंदर झांक कर देखा तो कमरे में एक तरफ किताबों का ढेर लगा हुआ था। कुछ दूरी पर बहुत सारे अखबार बंधे पड़े थे। एक तरफ फोल्डिंग पलंग और कपड़ों का सूटकेस भी था। रसोई के नाम पर एक स्टोव और कुछ बर्तन थे। तभी उसे पीछे से मिथिलेश के खांसने की आवाज सुनाई दी। वो सपका गई और बहाना बनाते हुए बोली, दरवाजा खुला था, किताबें दिखाई दी तो देखने चली आई। अंजू की बात सुनकर मिथिलेश हंसकर बोला, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जब चाहो यहां आ सकती हो और जो किताबें चाहिए ले सकती हो। अंजू शुक्रिया कहकर जाने लगी तो मिथिलेश ने उसे रोकते हुए कहा, देखोगी नहीं मेरे कलेक्शन में कौन कौन सी किताबें हैं?
अंजू उसके कहने पर रुक गई। उसने देखा कि मिथिलेश के पास अंग्रेजी हिंदी की हर तरह की किताबें थी। कुछ रिप्यूटेड मैगजीन्स के स्पेशल एडिशंस भी थे, पर इन सब के बीच फ्रांस काफ्का का नॉवल देखते ही अंजू की आंखों में चमक आ गई। वो नॉवल उठाते हुए बोली, बहुत दिनों से मेरा मन था इसे पढ़ने का, पर मिल ही नहीं रहा था। अंजू की खुशी देखकर मिथिलेश उसे फ्रांस काफ्का और उनकी किताबों के बारे में बताने लगा। कुछ ही दिनों में अंजू ये भी जान गई कि मिथिलेश एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है। उसे किसी भी विषय पर पूछ लो, उसे पता होता था। अंजू अब अक्सर समय मिलने पर क्रोशिया और ऊन लेकर छत पर चली जाती थी। वहां वो क्रोशिया के साथ मिथिलेश से बात भी करती थी। उसे अंग्रेजी का टीचर बनना था, जिसके लिए वो अंग्रेजी साहित्य को पढ़ रही थी। मिथिलेश इसमें उसकी मदद कर दिया करता था। एक दिन अंजू को पता चला कि मिथिलेश हफ्ते में सिर्फ एक बार नहाता है, पर कपड़े रोज बदलता है। उसने मिथिलेश से इसकी वजह पूछी तो मिथिलेश का जवाब था, इसे मेरा अंधविश्वास कह लो या फिर कुछ और। किसी ने मेरा हाथ देखकर कहा था कि जितना ज्यादा नहाओगे उतनी ही तुम्हारी लिखने की क्षमता कम होती जाएगी। यह सुनकर अंजू को हंसी आ गई। उसने कहा कि अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसी बातों पर विश्वास करेंगे तो समाज को सही दिशा कौन दिखाएगा। मिथिलेश ने जवाब दिया, हमारा काम सही दिशा दिखाना नहीं है, हम तो वही सामने रखते हैं जैसा है। अंजू फिर कुछ नहीं बोली। एक दिन मिथिलेश सिलबट्टे पर हरे धनिये की चटनी पीस रहा था। बगल में उबले हुए आलू रखे थे और स्टोव पर तवा चढ़ा हुआ था जो लगभग जल चुका था। अंजू ने उससे पूछा, आप इस तरह का खाना खाते हैं? मिथिलेश ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जब घर में खाता हूं तो यही खाता हूं। अंजू कुछ देर खामोश रही, फिर पूछा, आपने कभी शादी क्यों नहीं की? मिथिलेश तवे पर रोटी डालते हुए बोला, भला कौन मेरे साथ बंजारा वाली जिंदगी जीने को तैयार होती। अंजू ने उसकी बनाई रोटियों की परफेक्ट गोलाई देखते हुए कहा, यह भी तो हो सकता था कि आप उसकी तरह जीना शुरू कर देते। यही तो डर था, मैं खुद को बदलना नहीं चाहता, मिथिलेश ने जवाब दिया। अंजू जब जाने लगी तो मिथिलेश ने उससे कहा, सुनो, मेरे पास एक प्रोग्राम का इनविटेशन है, मुझे वहां अपनी कुछ कविताएं सुनानी है। तुम्हारा एक फेवरेट राइटर भी आने वाला है, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। अपनी पसंद के राइटर से मिलने का ख्याल अंजू के दिल में गुदगुदी मचाने लगा। उसने अपने पेरेंट्स से बात की, पर अंजू की मां को मिथिलेश से उसकी नजदीकियां पसंद नहीं थी। उन्होंने तो तुरंत मना कर दिया, मगर अंजू की जिद पर पापा ने इजाजत दे दी। वहां जाकर अंजू को बहुत मजा आया। उसके लिए लेखकों और कवियों से पर्सनली मिलने का अनुभव बिल्कुल नया था। वहीं उसने मिथिलेश को अपनी कविता पढ़ते हुए भी सुना। पहली बार उसे किसी हिंदी कविता में इतना जादू महसूस हुआ था। वापस लौटते समय उसने मिथिलेश से कहा, आपको अपनी कविताओं का कलेक्शन पब्लिश करवाना चाहिए। ये सुनकर मिथिलेश कुछ देर सोच में पड़ गया, फिर उससे बोला, तुम चाहती हो तो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। अंजू मिथिलेश की बात सुनकर खुश हो गई और उससे बोली, इसमें सोचना क्या है, हम इसी वीकेंड पर आपकी सभी कविताओं को अच्छे से टाइप करके उन्हें पब्लिश करवाने के लिए रेडी कर देंगे। वीकेंड भी आ गया। अंजू मिथिलेश से कंप्यूटर पर टाइप करने की जिद करने लगी। मिथिलेश को हाथ से ही लिखना पसंद था। उसे ना तो ठीक से कंप्यूटर चलाना आता था और ना ही वो सीखने में इंटरेस्टेड था, मगर अंजू की जिद के आगे हार गया। धीरे धीरे अंजू ने उसे इतना सिखा दिया कि वो अपनी कविताओं को टाइप कर सके। किताब की लॉन्च वाले दिन मिथिलेश अच्छे से नहाया और वही शर्ट पहनी जो अंजू ने उसे तोहफे में दी थी। ये उसकी पहली किताब पब्लिश हो जाने के एवज में मिला पहला तोहफा था। लॉन्च में आए मेहमानों में से किसी ने उससे पूछा, आज तक आप यही कहते आए थे कि आपको अपने कविता संकलन छपवाने का कोई शौक नहीं है, फिर अचानक ये क्या हो गया? कौन आपकी प्रेरणा बना? सवाल सुनकर मिथिलेश ने पहले अंजू की तरफ देखा और फिर कहा, आज तक किसी ने इतने प्यार से मुझसे किताब छपवाने की जिद नहीं की थी। अभी मेरी जिंदगी में कोई ऐसा है जिसकी बात मैं टाल नहीं सकता। सबके जिद करने पर भी मिथिलेश ने अंजू का नाम नहीं लिया। इस बात के लिए अंजू ने उसे आंखों ही आंखों में शुक्रिया भी कहा। कुछ समय बाद ही सर्दियां आ गईं। अंजू ने उसे अपने हाथ से बने क्रोशिया का हरे रंग का एक मफलर, टोपी और घर में पहनने के लिए ऊन के जूते दिए। ये सब चीजें देखकर मिथिलेश की आंखों में पानी आ गया। कभी किसी ने उसके बारे में इतना सोचा नहीं था। अंजू ने उसके कमरे का सारा सामान भी ठीक से लगा दिया था। वो भी अंजू के लिए कुछ करना चाहता था। बहुत सोचने के बाद उसने तय किया कि वो अंजू को किसी अच्छी जगह लंच पर ले जाएगा।
पैसे का इंतजाम करने के लिए उसने 2 अंग्रेजी किताबों के अनुवाद का काम ले लिया। इसके बदले उसे जब थोड़ा सा एडवांस मिल गया तब उसने अंजू से पूछा, क्या तुम इस वीकेंड पर मेरे साथ लंच पर चलोगी? तुमने इतना कुछ मेरे लिए किया है, मैं ठीक से तुम्हारा शुक्रिया भी नहीं कर पाया। अंजू ने फौरन हाँ कर दी। मिथिलेश मन ही मन बहुत खुश हुआ। वो बेसब्री से वीकेंड का इंतजार करने लगा। उस दिन मिथिलेश सुबह सुबह ही नहा धोकर तैयार हो गया। बालों को भी तरीके से सेट किया। अंजू ने उसे टिप टॉप देखकर दूर से ही सीटी मारी। अंजू की इस हरकत पर मिथिलेश शर्मा गया। जब उसने अंजू से चलने का इशारा किया तो अंजू ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे अचानक ही किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, हम फिर कभी लंच पर चलेंगे। ये सुनकर मिथिलेश मायूस हो गया और अकेले ही घर से बाहर निकल गया। उस दिन शाम को मिथिलेश ने देखा कि अंजू किसी लड़के के साथ है। दोनों को देखकर ही लग रहा था कि ये दोनों कपल है। मिथिलेश को उन्हें इस तरह साथ देखकर अच्छा नहीं लगा। उसे जलन सी महसूस हुई। वो उनका पीछा करने लगा, लेकिन अंजू की नजर से वो बच नहीं पाया। इस तरह पकड़े जाने पर उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो वापस घर लौट आया। घर आते ही अंजू भी उससे बात करने छत पर आ गई और उससे पूछा, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? मिथिलेश चुप रहा, क्योंकि उसके पास अंजू के प्रश्न का कोई जवाब नहीं था। पर अंजू नहीं मानी और उससे जवाब की जिद पर अड़ी रही। मजबूरी में मिथिलेश ने कहा, तुम मेरी प्रेरणा हो। तुमसे मिलने के बाद से ही मेरा मन ज्यादा से ज्यादा लिखने को करता है। तुम मेरी सब बातें बिना कहे समझ जाती हो और मेरे लिए तुम कितना कुछ करती हो, इसीलिए मुझे तुम्हें किसी और के साथ देखकर अच्छा नहीं लगता। अंजू उसकी बात सुनकर चौंक गई और कहा, ये क्या कह रहे हैं आप तो मेरे लिए बस। मिथिलेश ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। इससे पहले अंजू कुछ कहती, अंजू की मां ने मिथिलेश को अंजू का हाथ पकड़े देख लिया और फिर तो उन्होंने मिथिलेश से चुपचाप उनका घर छोड़कर चले जाने को कहा। मिथिलेश ने अंजू की तरफ देखा, पर अंजू ने भी उससे मुंह फेर लिया था। 2 दिन बाद ही मिथिलेश उनका घर छोड़कर चला गया। जाते जाते वो अंजू से कुछ कहना चाहता था, मगर अंजू की मां ने ऐसा नहीं होने दिया। कुछ दिन बाद अंजू को उसका एक ईमेल मिला, मगर अंजू ने उसे नहीं पढ़ा। उसे डर था कि कहीं उसमें कोई ऐसी बात ना लिखी हो जिसे पढ़कर उसे गिल्ट महसूस होने लगे। आज जब उसने मिथिलेश की भिखारियों के बीच बैठे तस्वीर देखी तो उसका मन इस बात को जानने को बेचैन होने लगा कि आखिर मिथिलेश ने उस मेल में क्या लिखा था। उसने ईमेल को ढूंढा और पढ़ने लगी। उस मेल में लिखा था, जानता हूं मेरी बातों ने तुम्हें चौंका दिया होगा, मगर ये जान लो कि मैंने वही कहा जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूं। यह शुद्ध प्रेम है, इसमें वासना का कोई अंश नहीं है। मैं कभी भी तुम्हें पूरी तरह पाना नहीं चाहता था। तुम्हारा होना ही मेरे लिए काफी था, और मैं जानता हूं तुम ऐसा नहीं सोचती, इसलिए मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। अब जब तक तुम मेरे इस ईमेल का जवाब नहीं दोगी तब तक मैं कुछ नहीं लिखूंगा और रोज नहाऊंगा भी। तुम्हारी माफी के इंतजार। ईमेल पढ़कर अंजू सोचने लगी, क्या सिर्फ मिथिलेश ही मेरे बारे में ऐसा सोचते थे? क्या मैं उनके प्रति आकर्षित नहीं थी? इसका जवाब ढूंढने की जगह अंजू ने इस सवाल को ही अपने दिमाग से निकाल दिया। फिर यह जानते हुए भी कि अब इसका कोई फायदा नहीं, उसने ईमेल के जवाब में लिखा, जाओ तुम्हें माफ किया, और मिथिलेश कुमार को भेज दिया। इस कहानी की लेखिका साधना जैन है। जैन की पहली किताब जुहू चौपाटी है, जो दिव्य प्रकाश दुबे के राइटर्स रूम के माध्यम से छपी है। आर्थराइटिस के अकेलेपन के बीच उन्होंने किताबों को अपना दोस्त बनाया। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई के बाद अब सारा समय सिर्फ कहानियों के बीच बिताती हैं।